क्या ड्रैगन पर फिर से भरोसा करना ठीक होगा? ये चिंता है भारत के कारोबारियों की, जो कह रहे हैं चीन से दोस्ती तो ठीक है, लेकिन सही समय पर सतर्कता भी जरूरी है। चीन कई बार धोखा दे चुका है। उद्योग जगत के दिग्गजों ने चेताया है। तो चीन के साथ एफटीए पर आगे बढ़ने से पहले किन पहलुओं की जांच होना जरूरी है, आज इस पर बात करेंगे। और टीएमसी में वर्चस्व की जंग तेज हो चली है। हर रोज हर पल सियासत बदल रही है। अब ममता बनर्जी का भी पलटवार सामने आया है। 8 बागी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो कौन कौन है बागी और ममता बनर्जी आखिर क्यों हुई नाराज, आज इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी भी बताएंगे आपको। और चर्चा इस बात की तेज है कि क्या खान सर की कोचिंग बंद होने वाली है। सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए 7 जून को पटना वाले खान सर के खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर की पहली जांच की गई। जांच में कई कमियां पाई गईं। सुधार के लिए कुछ दिनों की मोहलत भी दी गई थी, लेकिन 22 जून को एक रिपोर्ट दे दी गई है जिसमें कहा गया है कोचिंग की दोबारा जांच की जाएगी। क्या है खान सर के कोचिंग का पूरा मामला, बताएंगे आज आपको आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबर से। तो भारत और चीन के व्यापारिक रिश्ते एक बार फिर पटरी पर लौटते दिख रहे हैं। हालिया व्यापारिक आंकड़े जो आए हैं वो बताते हैं कि किस तरह दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है। भारत चीन के रिश्तों की ये गर्माहट आयात निर्यात, व्यापारिक सहयोग और निवेश में भी दिखना शुरू हो चुकी है। आंकड़े उत्साहजनक तो हैं, लेकिन चिंताएं भी हैं। लेकिन एफटीए ने चेतावनी दी है कि चीन के साथ कारोबार और करार करने से पहले काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के अध्यक्ष आर मुकुंदन ने साफ कहा है कि भारत में चीन के निवेश का बहुत स्वागत है, लेकिन ज़्यादा उत्साहित न होकर उसके साथ व्यापार के मामले में काफ़ी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है और व्यवहार को संतुलित रखने की भी ज़रूरत है। भारत को बहुत सावधानी और संतुलन के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। तो चीन के साथ एफटीए कितना फायदेमंद हो सकता है, एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। चीन वित्त वर्ष 2025-26 में अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। इस दौरान द्विपक्षीय व्यापार 151 अरब डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि चीन को भारत का निर्यात 37% बढ़कर 19.47 अरब डॉलर हो गया है, लेकिन आयात 16% बढ़कर 131 अरब डॉलर तक पहुंच गया। भारत पहले आरसीईपी समूह का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन नवंबर 2019 में इससे बाहर हो गया। आरसीईपी में 10 आसियान देश शामिल हैं और इसमें चीन भी शामिल है। जिन क्षेत्रों में भारतीय कंपनियां चीन के साथ सहयोग बढ़ा सकती हैं उनमें बैटरी स्टोरेज, ऑटोमोबाइल बैटरीज, सेमीकंडक्टर में उपयोग होने वाले विशेष रसायन और कई हाईटेक टेक्नोलॉजी भी शामिल है। अमेरिका भारतीय निर्यातकों के लिए सबसे बड़ा बाजार है और ये समझौता इसे और भी ज़्यादा मजबूत करेगा। तो टैरिफ के बाद से भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर फिलहाल बातचीत जारी है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर इस संबंध में बातचीत करने के लिए भारत आए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक हमारी शुल्क दरें यानी टैरिफ बाकी देशों के बराबर या उनसे बेहतर है, तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमें अन्य देशों के समान या थोड़ा बेहतर लाभ मिले और हम किसी भी तरह से नुकसान में ना रहें। सीआईआई के अध्यक्ष ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को आकर्षित करने के लिए सरकार को क्षेत्र विशेष रणनीति अपनाने की भी सलाह दी है। तो कई बार ड्रैगन धोखा दे चुका है, इसलिए उद्योग जगत के दिग्गजों की चिंता जायज़ भी है। उन्होंने चेताया है कि एफटीए के हिसाब से जो आगे भी रणनीति अपनाई जाएगी उस पर काफ़ी सतर्कता रखने की ज़रूरत होगी। और ममता बनर्जी की टीएमसी अब खंड खंड हो चली है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी गुट ने फिरहाद हकीम सहित 8 बागी विधायकों को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। ये कार्रवाई बागियों के द्वारा ममता बनर्जी को चेयरपर्सन पद से हटाकर अरूप रॉय को नया अध्यक्ष बनाने के एक दिन बाद हुई। बागियों का दावा है कि उन्हें 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जिससे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भीतर अब बड़ा संकट गहरा गया है। ममता के नेतृत्व वाले टीएमसी गुट ने मंगलवार को बागी नेताओं पर एक बड़ा एक्शन लिया।
कोलकाता के पूर्व मेयर और पूर्व मंत्री फिरहाद हकीम के सहित 8 अन्य बागी नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। ये फैसला पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री को पार्टी के चेयरपर्सन पद से हटाए जाने के एक दिन बाद लिया गया। फिरहाद हकीम के अलावा निकाले गए नेताओं में जावेद अहमद खान, अरूप रॉय, रथिन घोष, विप्लव मित्रा, सबीना यास्मीन, अरूप विश्वास और स्नेहाशीष चक्रवर्ती भी शामिल है। तो सोमवार को विपक्ष के नेता ऋतुपत बैनर्जी के नेतृत्व वाले बागी खेमे ने टीएमसी के लिए एक नए लीडरशिप स्ट्रक्चर की घोषणा की थी, जिसमें ममता बनर्जी की जगह अनुभवी विधायक अरूप रॉय को चेयरपर्सन बनाया गया था। यानी ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटाकर अरूप रॉय को यह कुर्सी दे दी गई थी। ममता बनर्जी ने 1998 में कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस से टूटकर एक नई पार्टी बनाई थी और तृणमूल कांग्रेस के नाम से इसे शुरू किया था और तब से खुद इसकी नेता बनी हुई थी। बागियों ने 30 सदस्यों वाली नेशनल वर्किंग कमेटी भी शुरू की थी और कहा था कि वे चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम उनकी मेंटोर बने। ऋतुपत बैनर्जी ने बाद में कहा कि अरूप रॉय को तृणमूल का नया चेयरमैन सबकी सहमति से चुना गया है। पूर्व मंत्री अरूप विश्वास और विधायक फिरहाद हकीम को वाइस चेयरपर्सन भी बनाया गया। आज यहां ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन भी किया गया। इस सेशन के दौरान डेलीगेट्स के एक मत से चुनाव के जरिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कमेटी और नेशनल वर्किंग कमेटी बनाई गई। अरूप रॉय को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। 30 सदस्यों वाली कमेटी में फिरहाद हकीम, अरूप विश्वास, रथिन घोष, सबीना यास्मीन, जावेद खान, सदीपन साहा और दूसरे लोग भी शामिल हैं। ऋतुपत बैनर्जी ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में जिला अध्यक्ष और जिला समितियां भी बनाई जाएंगी। बागी नेताओं का दावा है कि टीएमसी के 80 में से 60 विधायक उनके साथ हैं। पार्टी के 28 लोकसभा सांसदों में से भी 20 लोग अलग हो चुके हैं और नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में जाकर मिल गए हैं। जैसे 2023 में पड़ोसी त्रिपुरा में भी इस तरह का चुनाव लड़ा गया था, लेकिन अपना खाता भी वो पार्टी खोल नहीं पाई थी। तो अब सबसे मुश्किल दौर में इस समय ममता बनर्जी हैं, जहां उन्हें अपनों से ही दगा मिल रहा है, अपने ही उन्हें धोखा देकर जा रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि ममता बनर्जी की राजनीति आखिर किस तरफ मुड़ती है और कैसे आगे बढ़ती है। और पिछले 6 माह के आंकड़े आप पहले देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि खान सर की कोचिंग में क्यों लग सकता है ताला। 6 दिसंबर 2025 गोवा का नाइट क्लब, 25 लोगों की मौत। 15 मई 2026 नोएडा का शाहबेरी फर्नीचर मार्केट, लाखों का नुकसान। 3 जून 2026 दिल्ली के एक होटल में आग, 21 लोगों की मौत। और 22 जून लखनऊ की बिल्डिंग में आग, 15 लोगों की मौत। कल का दिन 15 बच्चों का काल बनकर आया। लखनऊ की बिल्डिंग में भीषण आग लगी, जिसमें कई लोग उसकी चपेट में आ गए और जिंदा इंसान जल भुन गए, बच्चों की जान चली गई। लगभग हर केस में हर बार आग लगने का जो कारण बताया गया वो लापरवाही ही निकला। इधर अब कई कोचिंग निशाने पर आ चुकी हैं। पटना वाले खान सर की कोचिंग भी निशाने पर है। खान सर की कोचिंग में एक ही महीने में 2 बार चेकिंग हो चुकी है। 7 जून को हुई जांच में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर अजय शर्मा ने कहा था कि उन्हें 1 हफ्ते के अंदर सभी कमियां दूर करनी होगी। अगर तय समय में ऐसा नहीं किया गया तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिसर में कोई फायर अलार्म सिस्टम नहीं लगा है, कोई फायर पंप नहीं लगाया गया है और ओवरहेड पानी की टंकी की क्षमता भी काफ़ी कम है। अगर वो इन्हें ठीक कर लेते हैं तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर वो नियमों का पालन नहीं करते हैं तो एक्शन लिया जाएगा। खान सर की कोचिंग में पहले भी जांच हुई थी, लेकिन कुछ दिनों की मोहलत मांगी गई और उसके बाद खान सर एक अलग ही विवाद में फंस गए। तब तक लखनऊ की आग ने फिर अधिकारियों को खान सर की कोचिंग की याद दिला दी। जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक फायर फाइटिंग टीम ने कोचिंग में दोबारा जांच की। जांच में पता चला कि नोटिस के बाद भी पूरी तरह से नियमों की अनदेखी की गई है। कोचिंग सेंटर में अभी भी कई खामियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए फिर से 10 दिनों का समय दिया गया। अगर इन 10 दिनों में पूरी तरह से निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो आगे सख्त एक्शन भी लिया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कोचिंग सेंटर को बंद करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है। दूसरे इंस्पेक्शन के बाद भी कहा गया कि कुछ प्रोग्रेस हुई, लेकिन उस तरीके की प्रगति नहीं हुई है जो होनी चाहिए थी। फायर स्पेस सीढ़ी का कंस्ट्रक्शन अभी भी अधूरा पड़ा है। स्प्रिंकलर और डिटेक्टर सिस्टम भी अभी ऑटोमेटिक नहीं है। फायर डिपार्टमेंट ने 10 दिन का समय दिया और चेतावनी भी दे दी है कि अगर स्टैंडर्ड पूरे नहीं किए गए नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। डीआईजी मनोज कुमार नट ने पहले ही कह दिया था कि फायर सेफ्टी मानक को पूरा न करने पर कोचिंग सेंटर बंद करने की कार्रवाई होगी।
तो अधिकारियों का कहना है कि खान सर की कोचिंग में केवल एक ही सीढ़ी है। आग लगने जैसी अगर इमरजेंसी हो जाती है, कोई भगदड़ मचती है, तो कोई दूसरा एग्जिट नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है यहाँ से जाने का। बिल्डिंग में फायर अलार्म सिस्टम भी नहीं लगाया गया है। आग लगने की सिचुएशन में सिर्फ एक ही एग्जिट गेट है। लापरवाही के साथ का ये सबसे बड़ा कारण भी माना जा रहा है। बिल्डिंग में लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल सकेगा अगर कोई भगदड़ होती है। अगर 10 दिन में नोटिस दोबारा दिया गया है तो कोचिंग के जितने भी नियम पालन किए जाने हैं उन्हें 10 दिन का समय दिया है। अगर इस बार भी बताए गए बदलाव नहीं किए गए तो कोचिंग के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कोचिंग सेंटर सील भी हो सकता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि खान सर की कोचिंग में ताला लग सकता है, बशर्ते वो नियमों को पूरा कर दे। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।